हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर है, वहां से जाकर के आप सारी वीडियोज को चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आप एग्जाम के लिए इसको पढ़ रहे हैं। अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो इसी मेंटलिटी के साथ 90% बच्चे सीखने में फेल हो जाते हैं। वो सीख ही नहीं पाते हैं। सीख इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, जबकि फिजिक्स ऐसा है ही नहीं कि उसको एग्जाम के लिए पढ़ा जाए। आप कम से कम अपने आसपास की चारों तरफ देखिए चीज़ों को, वही आपके पास फिजिक्स है। आप इसलिए पढ़िए कि आप जान सकें कि लाइट है वो किस तरह से 7 कलर से मिलकर के बनी होती है। प्रिज्म से जब लाइट को निकालते हैं 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। अगर अंधेरा कर दिया जाए, रूम के अंदर डार्क कर दिया जाए, तो सारा जो कलर है वो गायब हो जाता है सभी ऑब्जेक्ट का। सभी ऑब्जेक्ट के पास एक ही कलर बचता है, ब्लैक। ऐसा कैसे हो जाता है? ठीक है, सी का जो कलर है, जो सी के वाटर का कलर है वो ब्लू नजर आता है। स्काई का जो कलर है वो कैसा नजर आता है? ब्लू नजर आता है। जो तारे हैं वो आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। गिलास में अगर कॉइन डाल दिया तो वो कॉइन ऊपर की तरफ नजर आता है। पेंसिल को अगर पानी से भरे हुए ग्लास में डाल दिया, डुबो दिया, तो वो टेढ़ी नजर आती है, बिल्कुल सीधी नजर नहीं आती है। क्या है ये सारी चीजें? इनको समझिए, इनको जानने के लिए पढ़िए। एग्जाम के लिए, एग्जाम तो एक आपका आउटपुट है। देखिए, पहले इनपुट आप अगर अच्छा डालेंगे तो आउटपुट तो हमेशा आपको अच्छा मिल ही जाता है। तो सीखने के लिए इसमें डालिए। लर्निंग अगर अच्छी कर लोगे तो उसके बाद फिर एग्जाम में तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो उसके लिए पढ़िए। ऐसा मत सोचिए कि मुझे 2 मार्क्स, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स, 10 मार्क्स गेन करने हैं और इसलिए मैं इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ूं। ये जो सारे फिनोमिनाज हैं ये क्यों हो रहे हैं, इसको पढ़िए। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि 2 मीडियम आपके होते हैं। एक मीडियम होता है रेरर मीडियम, दूसरा मीडियम होता है डेंसर मीडियम। दोनों में क्या डिफरेंस है? जिस भी मीडियम में पार्टिकल्स बहुत पास पास हों, जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, उस मीडियम को कहा जाता है डेंसर मीडियम। और जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हों, ऐसे मीडियम को कहा जाता है रेरर मीडियम। तो अब इसकी कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। आपको 2 मीडियम्स को कंपेयर करना होगा और उसके बाद आपको देखना होगा कि कौन सा मीडियम रेरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। तो कैसे? जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँ, एक मेरे पास वाटर है, दूसरा एयर है। तो आप कुछ ऐसे समझिए कि आप एयर में दौड़ रहे हैं। सिंपल वे है, आपके चारों तरफ हवा है और आप उसमें दौड़ रहे हैं और अचानक से आपके पैरों के पास पानी भर दिया जाए इतना इतना, क्या होगा? आपकी स्पीड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? डेफिनेटली आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक वैसे ही जब लाइट आती है और एक मीडियम से, मीडियम कौन सा? जैसे हवा से आ रही थी, पानी में एंटर कर गई, क्या होगा? लाइट के साथ स्पीड उसकी कम हो जाएगी। जैसे कि आप हवा में दौड़ रहे थे। अच्छा, दूसरा मैं एक और एग्जांपल लूं। अगर आपके पास एक ग्लास स्लैब डाल दी जाए, पानी में घूम रहे हो और एक ग्लास स्लैब और डाल दी जाए बीच में, क्या होगा? आपकी स्पीड और कम होगी कि बढ़ेगी? डेफिनेटली आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक उसी तरह से लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करना और उसकी स्पीड का चेंज हो जाना, जिससे उसका अपने डायरेक्शन का चेंज कर लेना, इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हेन ray of light enters from one medium to another medium and change its speed, increase or decrease, both are possible, okay, and then deflects from its actual direction, अपनी actual direction से deflect हो जाती है उसके बाद। और इसी इंसिडेंट को, दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझे बात को? समझेंगे, चिंता मत करो। रेरर डेंसर क्या हुआ? रेरर और डेंसर तब होंगे जब कंपेयर करोगे। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लिया मैंने, ग्लास और दूसरा एयर। तो एयर में और ग्लास में कौन रेरर है और कौन डेंसर है? सीधी सी बात है, ग्लास में पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं एज कंपेयर टू एयर। तो ग्लास जो मीडियम है वो कैसा है? आपका डेंसर है। और जो एयर जो मीडियम है वो कैसी है? रेरर है। ठीक इसी तरह से आपको चीजों को समझना होगा। तो 2 मीडियम देखिए, कौन सा पार्टिकल्स पास पास है किसमें, और किसमें जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं। तो ये हमारे पास एक सेपरेशन लाइन है किन्हीं 2 मीडियम के बीच से। यहां से एक लाइट की रे आई और रिफ्लेक्शन में तो क्या होता था कि लाइट की रे जब आती थी तो सरफेस से टकरा करके और वापस चली जाती थी। पर इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? लाइट की रे आएगी और अंदर इंटर कर जाएगी दूसरे मीडियम के। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की रे इंटर करेगी। कैसे?
तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल को हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक नॉर्मल हो गई है और इसके बाद ये लाइट की रे इंटर कर गई अंदर की तरफ, ठीक है। तो जो रे आ रही है उस रे को बताओ आप क्या बोलेंगे, उस रे को आप बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोला जाएगा इस रे को, इंसिडेंट रे। ये हमारे पास हो गई है इंसिडेंट रे। अच्छा, जो रे रिफ्लेक्ट हो गई है, अब रिफ्लेक्ट हुई कि रिफ्रैक्ट हुई, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। इस रे को क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, अब बताओ एक्चुअल डायरेक्शन क्या थी। थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो इस रे की ये एक्चुअल डायरेक्शन थी, यानी ये रे इस डायरेक्शन के अंदर जा रही थी, ऐसे इस डायरेक्शन के अंदर चली जाती है, पर क्या हो गया, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई कि नहीं हो गई। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और उसकी स्पीड चेंज होती है और जिसके चलते वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। अच्छा, तो यहां पे एक एंगल आपको नजर आ रहा होगा, ये जो एंगल है इस नॉर्मल के बीच, देखिए क्या है आपकी नॉर्मल, तो इस नॉर्मल के और किसके बीच बन रहा है, इंसिडेंट रे के, तो मैं इसको बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे ये क्या हो गया मेरे पास, एंगल आई, और जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा यहां पे देखिए एक और एंगल है, ये एंगल इसको नहीं देखना है, किसको देखना है, ये तो हमने क्या किया, ऐसे ड्रा किया कि आपको पता चल जाए कि ये लाइट की रे इस तरफ जा रही थी, पर अब नॉर्मल के और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल आपको नजर आ रहा है ये एंगल है आर, और इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहा जाएगा, एंगल आर इक्वल्स टू कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको कहा जाएगा। तो देखिए यहां पे आपके पास एक तो हो गई इंसिडेंट रे, दूसरी यहां पे क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। जो रे आई सरफेस यानी एक मीडियम से, ये मेरे पास एक मीडियम हो गया, मान लेता हूं यहां पे एक मीडियम है एयर और ये दूसरा मीडियम क्या है, वाटर। दो मीडियम हो गए, एक मीडियम से आई दूसरे में इंटर कर गई। क्या हुआ देखिए, ध्यान से देखिए, एयर से रे आई थी, वाटर में इसने इंटर किया और अपने एक्चुअल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हुई। हमने दो एंगल देखे नॉर्मल ड्रा करके, नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बना हमने उसको क्या कहा, एंगल आई कहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा। दूसरा हमने क्या किया, देखिए यहां पे जो आपके पास नॉर्मल थी और रिफ्रैक्टेड रे थी जिसके बीच ये एंगल बना, इसको हमने कहा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा। इतनी बात यहां तक क्लियर हुई। अब मैं अगर रूल्स की बात करूं तो जो रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं वो क्या है, तो पहला रूल देखिए यहां से अगर आपको समझ में आ जाए कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, दो मीडियम को अलग जो कर रहा है उसको कहा जाता है इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। तो द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। समझे बात को, मैंने रिफ्लेक्शन में क्या बोला था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। पर यहां पे एक थोड़ी सी बीच में क्या आ रहा है, देखिए एक पॉइंट आ रहा है, उसको समझिए बात को कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, देखिए यहां पे एक चीज और बोल रहा हूं, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, तो जो दो मीडिया को अलग कर रहा है वो जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यानी यहां पे सिंपल अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक ये डायरी है, इसके लिए क्या कर लेते हैं, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये क्या हो जाता है, वाई एक्सिस हो जाता है, और जेड एक्सिस कहां की तरफ होता है, इस तरफ होता है। यानी ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, यानी यहां पे अगर मैं आपको दिखाने का ट्राई करूं तो ये क्या होता है, जेड एक्सिस होता है हमारे पास, होता है हमेशा। तो ये पूरा जो एक्स वाई जेड एक प्लेन होता है आपके पास, समझ गए, एक तल होता है। तो इसी पॉइंट के ऊपर, यानी सेम प्लेन के अंदर तो होंगी लेकिन किस पॉइंट पे जो सेपरेट कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया ऑफ द इंसिडेंस ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। पहला रूल है, नोट कर लीजिए। दूसरा रूल, और नोट भी मत करिए, दिमाग में नोट करिए, ठीक है, ये जो सेपरेट कर रहा है, ये जो मीडियम, इस पॉइंट पे ऑल ये सारी क्या है, एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। दूसरा यहां पे पॉइंट क्या है हमारे पास, देखिए यहां पे दो एंगल देखिए आपने, एक तो एंगल आई और दूसरा एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर, इसी से रिलेटेड आपका दूसरा रूल है, और वो क्या रूल है इसको मैं लिख रहा हूं आपके सामने यहां पे, कि यहां पे मैं बोलूंगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू ऑलवेज कांस्टेंट।
समझिएगा बात को, मैंने क्या कहा कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रेशियो ऑलवेज विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो कहीं भी अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, समझिएगा बात को क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए यहां पे अगर ये इंसिडेंट रे मेरे पास, ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं एक बार के लिए 50 डिग्री है। ये जो रिफ्लेक्शन है एंगल है, ये मान लेते हैं हमारे पास रिफ्रेक्टेड रे का जो एंगल हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो गया वो मान लेते हैं, चलिए यहां पे आपका 40 डिग्री है। तो अब इसके बाद इस सरफेस से जब भी रिफ्रैक्शन होगा, इस सरफेस से जब भी रिफ्रैक्शन होगा, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये जो एंगल है ये हमेशा इनका जो साइन है वो कांस्टेंट बना रहेगा। जैसे मान लेते हैं इस बार मैंने कहा कि यहां पे एंगल 60 है, मैं तो 60 पे इंसिडेंट करवाऊंगा इस रे को। अच्छा, तो ये एंगल भी चेंज हो जाएगा डेफिनेटली, तो ये एंगल भी कुछ और होगा। मैंने कहा मैं तो इसको 80 पे इंसिडेंट करवाऊंगा, ठीक है, मैं तो यहाँ चेंज करूंगा, यहाँ पे मेरी जो रे है वो इंसिडेंट कर रही है, पहले 10 करवाऊंगा, 20 करवाऊंगा, 30 करवाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होता चला जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे कॉमन बनी रहेगी, अगर मैं इसको पहले वाला जो हमारा पॉइंट था उसको मैं अगर I1 मान लूँ और इसको R1 मान लूँ, देखिए मानते हैं यहाँ पे सिचुएशन रख लेते हैं, इसको हमने I1 मान लिया, दोबारा जो एंगल था उसको I2 मान लिया, तीसरी बार जो एंगल था उसको I3 मान लिया, और जो ये भी चेंज होगा तो इसको मैंने पहली बार में R1 मान लिया, दूसरी बार में मैंने R2 मान लिया और तीसरी बार में मैंने R3 मान लिया। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू साइन I2 अपॉन साइन R2 और इक्वल्स टू साइन I3 अपॉन साइन R3, और इसके इक्वल भी क्या लिख सकता हूं, कांस्टेंट। समझे बात को, समझना देखिए ध्यान से, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या हुआ देखिए, यहां से I1 I2 I3 तीनों अलग अलग एंगल थे, मैंने एक बार इसको 60 पे यहां पे इंसिडेंट करवा दिया, दूसरी बार मैंने मान लेते हैं 80 पे करवा दिया, तीसरी बार मैंने मान लेते हैं कि कुछ और किसी और एंगल पे करवा दिया मैंने इसको इंसिडेंट। तो ये भी चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंगली, तो ये रिफ्रैक्टेड जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी चेंज होगा। तो पहले मान लेते हैं 40 था, दोबारा मान लेते हैं इसका हो गया कुछ और, यहाँ पे मेजरमेंट हुआ, दोबारा 80 हो गया, 60 हो गया। लेकिन ये एक ही सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो हमेशा ये जब दोनों का साइन रखोगे ना इक्वल, यानी साइन 60 साइन 40 अपोन में रखोगे, तो दोबारा चाहे कितने भी एंगल हो, आप चाहे कितनी बार भी रिफ्रैक्शन क्यों ना करवा लें, लेकिन इनकी जो वैल्यू और इनकी जो वैल्यू है वो एक सिंगल वैल्यू निकल करके आएगी। ये हमेशा कांस्टेंट बने रहेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। समझ रहे होंगे आप बात को। यहां से जैसे एक बार और रिफ्लेक्शन हो जाए, यहां से एक बार और रिफ्रैक्शन हो जाए, एक बार और हो जाए, कितनी बार भी अलग अलग एंगल्स पे रिफ्रैक्शन हो जाए, कितनी बार भी अलग अलग जो इंसिडेंट एंगल हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, पर उनकी सभी का जो साइन निकालोगे, उनके जो साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालोगे, उनका जो रेशियो निकालोगे वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको रफ कर रहा हूं। तो ये जो सेकेंड रूल हमने देखा, इसको क्या कहा जाता है, स्नेल्स लॉ। इसको क्या कहा जाता है, स्नेल्स लॉ इसको कहा जाता है। और बेटर इसको समझने के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी समझना होगा, जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जो इसके नेक्स्ट लेके आ सकते हैं या फिर दूसरा कहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो जो स्नेल्स लॉ है वो आपका ठीक इसी तरह से क्या है, देखिए कि साइन आई, यहां पे हमने क्या लिखा था, साइन आई यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स constant. So the ratio of sine of angle of incident and sine of angle of refraction always remains constant. कितनी बार भी रिफ्रैक्शन हो जाए एक सरफेस पे, ये रेशियो आपका हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। समझे बात को। अब इसके बाद देखिए, मैं 2-3 रूल आपको और बता रहा हूं कि लाइट की रे किस तरफ बैंड होती है, किस तरफ नहीं होती है, ये और समझना आपको पड़ेगा। तो यहां पे देखिए, मैं 3 लाइंस को ड्रा कर रहा हूं, 3 लाइंस को मैं ड्रा कर रहा हूं यहां से। तो ये मेरे पास 2 रेज हो गई, 2 लाइंस हो गई, और ये एक तीसरी यहां पे लाइन हमने ड्रा कर ली। ये 3 सेपरेशन लाइन हैं अलग अलग मीडियम्स के बीच। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां से एक रे है वो इंसिडेंट हुई, यहां से भी एक रे है वो इंसिडेंट हुई,
और यहां से भी एक रे है वो इंसिडेंट हुई, ठीक है। और यहां से इस तरह से इंसिडेंट ना करके हम कैसे करेंगे, 0 डिग्री पे, ठीक है। यहां पे एक रे है, ये इंसिडेंट हुई, ठीक है। तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, यहां से ये भी इंसिडेंट रे हो गई, और यहां से ये भी क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा मीडियम्स का आपको बता देता हूं कि ये जो मीडियम है मेरे पास यहाँ, ये है एयर, और ये वाला जो नीचे मीडियम है इसके अंदर इस पर्टिकुलर, इस पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की, ये हमारा सेकेंड सिचुएशन है। और चलिए यहाँ पे तो नॉर्मल ड्रा करेंगे, यहीं पे लिख लेता हूँ कहीं, ये सेकेंड सिचुएशन है और ये हमारी थर्ड सिचुएशन है। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एयर है और नीचे मेरे पास क्या है, वाटर, ठीक है। दूसरे इसके अंदर यहाँ पे ऊपर की तरफ मैंने लिया है वाटर, इस बार यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, वाटर है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या है, एयर है। उसके बाद तीसरा ये जो पॉइंट है, इसके अंदर किसी भी मीडियम को आप ले सकते हैं, चाहे तो वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, क्यों वो भी देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल है उसको भी ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इस नॉर्मल को ड्रा किया, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल को ड्रा कर लेते हैं, ये हमने नॉर्मल को ड्रा किया, और यहाँ पे चलिए नॉर्मल यहाँ पे तो इसके परपेंडिकुलर ही होगी। तो अब देखिए होगा क्या, ये जो लाइट की रे है वो एयर से वाटर में इंटर कर रही है, एयर से वाटर में इंटर कर रही है। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, एयर से वाटर में आएगी। मीडियम वाटर कैसा है, डेंसर है, एयर कैसा है, रेयर है, तो लाइट की स्पीड है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जिसके चलते लाइट और स्पीड से आगे की तरफ जाएगी या थोड़ा इधर झुक जाएगी। तो कहां बैंड होगी, टुवर्ड्स टू नॉर्मल, कहां बैंड होगी, टुवर्ड्स टू नॉर्मल। तो ये मेरा एंगल आई हो गया और ये मेरा एंगल आर हो गया। मैं यहां पे इस पे एक चीज लिखना चाह रहा हूं, यहां पे जो एंगल ऑफ आई है, बताओ ग्रेटर देन है कि नहीं है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। एंगल आई बड़ा है इस वाले एंगल से, है कि नहीं है। ये जो दूसरी सिचुएशन है इसमें देखिए क्या हो रहा है, वाटर से एयर में रेज आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो लाइट की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, डेंसर से रेयर में आ रही है तो लाइट की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वाटर से एयर में आ रही है ना, तो एयर में तो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो ये कहाँ बैंड होनी चाहिए, इधर बैंड होनी चाहिए या फार अवे टू नॉर्मल, फार अवे टू नॉर्मल। यहाँ पे ये एंगल हो गया आई और यहाँ पे एंगल हो गया आर। बट दिख रहा होगा आपको, जो एंगल आई है, जो एंगल आई है वो कैसा है, लेस देन है फ्रॉम एंगल आर से, है कि नहीं है, बताओ, है। तीसरा जो है, इसमें 0 डिग्री पे रे आ रही है और सीधी निकल जाएगी बिना किसी डिफ्लेक्शन के, और यहाँ पे कोई भी मीडियम आप चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ से मुझे देखने को मिला कि जो एंगल आई है वो इक्वल है एंगल आर के, है कि नहीं है, यही तो सिचुएशन है। तो यहाँ पे आपको एक चीज सीखनी चाहिए, क्या, कि जैसे ही लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर में आती है तो ये इट विल बैंड टुवर्ड्स टू नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। अच्छा, इसके अगला, जब ये डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है तो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो व्हेन लाइट रे इंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो लाइट रे डिफ्लेक्ट्स फार अवे टू नॉर्मल, नॉर्मल से फार अवे यानी दूर की तरफ हट जाती है, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो आप, एंगल आई है वो क्या है, लेस देन है, और एंगल आर है वो बड़ा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एंगल आई है वो यहाँ पे बड़ा है और एंगल आर है वो क्या है, लेस है एंगल आई से। लेकिन तीसरे पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे, जब एंगल आपका 0 डिग्री है, कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, तो यहाँ पे भी जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री है। यानी आप समझो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक कोइन है, एक कोइन है, और एक कोइन है वो रखा हुआ है आपके पास एक टब में, और उसमें आप देख रहे हो, आपने साइड से देखा, थोड़ा आपको कोइन ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया, पर आपने बिल्कुल उसको सामने से देखा, ऐसे फ्रंट से देखा कि देखते हैं कहां सीख है, तो क्या होगा, बिल्कुल आपको बॉटम में नजर आएगा, क्योंकि वहां पे रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं ना। तो वो रे है वो किसी फार अवे टू नॉर्मल बैंड हुई ना, वो जो रे थी वो यहाँ पे टुवर्ड्स टू नॉर्मल बैंड हुई। तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे है और यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये अगर आप एयर से वाटर में एंटर करेंगे, यानी रेयर से डेंसर में एंटर करेंगे, यानी स्पीड सीधा याद रखो, जहां लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी तो ये फार अवे टू नॉर्मल हटेगी, कम हो जाएगी तो टुवर्ड्स टू नॉर्मल बैंड होगी। और अगर सीधी परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो रही है आपकी 0 डिग्री पे, बिल्कुल 0 डिग्री पे हो रही है, किसी भी मीडियम के अंदर इंटर कर रही है, तो वहां पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, किसी भी साइड लाइट की रे है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी।
समझे होंगे आप बात को, ठीक है। तो ये 3 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि जब भी आप रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम सारी चीज़ें आगे देखेंगे कि क्यों जो लाइट की रे है वो प्रिज्म में एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है, क्यों आपको सी का कलर इस तरह का ब्लू नज़र आता है, क्यों यहाँ पे आपकी ये जो कोइन है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों पेंसिल है वो बैंड नज़र आती है, क्यों ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्लेक्शन है वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है आपका, ठीक है। तो देखिए 2 रूल मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो आपका रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट की रे एक मीडियम से आई, दूसरे मीडियम में इंटर किया, और जैसे ही दूसरे मीडियम के अंदर इंटर किया उसकी स्पीड में चेंजमेंट हुआ, और जिसके चलते उसकी जो डायरेक्शन थी वो डिफ्लेक्ट हो गई, और इसी इंसिडेंट को हमने रिफ्रैक्शन बोला, ठीक है। दूसरा यहाँ पे रूल मैंने आपको 2 बताए। 2 रूल कौन कौन से बताए? पहला रूल हमने बोला कि इंसिडेंट रे, देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ 2 मीडिया एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ओके। तो सारी सेम प्लेन के अंदर होंगी तीनों की तीनों, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ, देखिए 2 सेपरेट कर रहा है, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद सेकंड रूल मैंने क्या बताया, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, देखिए रहा साइन ऑफ एंगल ऑफ आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ए सरफेस। तो किसी एक मीडियम की अगर बात करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर सरफेस की हम बात करेंगे, कितनी बार भी चाहे वहां से आपका रिफ्रैक्शन हो जाए, पर जो उनका साइन की वैल्यू होगी, साइन आई अपॉन साइन आर है, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। चाहे आप इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट कर दें, चाहे आपको यहाँ पे इस तरह से उसको यहाँ पे इंसिडेंट करें, इस पे चाहे कितने भी एंगल पे करें, उसी के अकॉर्डिंगली जो नीचे वाला एंगल आर है वो चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड अ स्नेल्स लॉ आल्सो। तो स्नेल्स लॉ के नाम से काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आई होप आप समझे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। और फिर उसके बाद मैंने 3 रूल आपको ये और बताए हैं कि लाइट है वो कहाँ बैंड होती है, किस मीडियम से किस मीडियम में जाती है तब, ओके। सो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर यहाँ पे आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।